नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेक इजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। जबकि मैंने आपको पिछली क्लास में, कल की जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। तो वहाँ पर कुछ जो है आपके टॉपिक रह गए थे, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ रह गई थी, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देख ले, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों वाला ये चैप्टर देख ले, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लें जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, तभी जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो देखिए, भारत में मैंने आपको बताया था कल, जो पिछली वीडियो हुई थी, जो क्लास हुई थी, पिछली क्लास जो चली थी आपकी सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय में मैंने आपको बताया था कि भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। जो भारत के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो इकहरी या एकल न्यायपालिका है। अब एकल किस प्रकार से है? देखिए, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये एक पिरामिड बना लेते हैं या वर्त बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपना मुकदमा कहाँ पे दायर करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। या जूनियर कोर्ट में, जूनियर कोर्ट के बाद में सीनियर कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद यदि वह व्यक्ति यहाँ अपना मुकदमा हार जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकार है कि वह ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। ऊपरी न्यायालय में कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट में। और यदि वह हाई कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी कि एक ही व्यक्ति अपने उस एक ही मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकता है यदि वह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो, ऐसी स्थिति में। ओके, तो इस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका जो अपनाई गई है, जो न्यायिक जो प्रणाली है वो एकल है, यानी कि इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है भारत में। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? कल मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है, यानी कि संघीय न्यायालय की, इसको संघीय न्यायालय भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो भारत में जो इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आपकी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। मैंने आपको बताया था, एक संवैधानिक विकास वाला आपका चैप्टर कराया था। उस संवैधानिक विकास वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी दिल्ली में। कहाँ पर कराया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आपको वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसके बाद इसकी शक्तियाँ व स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। स्वतंत्रता व शक्तियों के बारे में आपको कल बताया था कि ये यूएसए से ली गई है, ठीक है जी। इसके बाद मैंने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत है और मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे? अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के संबंध में वर्णन किया गया है इन आर्टिकल्स में। और अनुच्छेद 124 × 1 या ए भी कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि कुल मिलाकर 8 न्यायाधीशों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन जो भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया था 8 न्यायाधीशों का था, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका था। लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहे, तो वर्तमान में कितने हैं? 1 + 33, यानी कि
एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो 34 न्यायाधीश आज के टाइम में भारत के अंतर्गत, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनमें है। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इनकी नियुक्ति के बारे में मैंने बताया था आपको। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124/2। 124/2 में इनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद वो कैसे होती है? कोलोजियम सिस्टम से, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 4 अन्य न्यायाधीश जिसके भी नाम का सुझाव देंगे राष्ट्रपति को, उन्हीं की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको इनकी योग्यता के बारे में बताया था, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 124/3 में किया गया है, या सी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था आपका योग्यता में? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद 2 योग्यताएं और थी। दूसरी थी आपकी कि कम से कम एक या एक से अधिक हाईकोर्टों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। इसके बाद नंबर 3 में क्या था कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत का अनुभव रखता हो। और यदि इन दोनों में से नहीं है तो वह राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का बड़ा ज्ञाता हो, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ योग्यता को लेकर? ये मैंने कल बता दिया था आपको, कल पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग सभी बच्चे, जल्दी से जुड़िए, ठीक है। देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैंने आपको कल एक और बताया था कि एक पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनी थी, उनका नाम था इंदु मल्होत्रा। जी हाँ, इंदु मल्होत्रा था, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की थी शपथ के बारे में। शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ये जो शपथ लेते हैं, ये आपका अनुच्छेद 124/6 में शपथ का वर्णन किया गया। कौन दिलाते हैं इनको शपथ? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश में अन्य न्यायाधीश, सभी को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सभी को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और ये त्यागपत्र किसको देते हैं अपना? ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। शपथ भी इनको राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हटाने की प्रक्रिया में मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद 124 इंटू आपका 4 और 5 दोनों इसी के अंतर्गत आए थे। इंटू 4 में हैं कि उनको जो है हटाया जा सकता है। कैसे हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 124(4) में किया गया है और 124(5) में कहा गया है कि जो उनको हटाना है उन्हें 2 तरीके से हटाया जा सकता है। नंबर 1, साबित कदाचार। नंबर 2 था जी आपका असमर्थता, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको साबित कदाचार कहेंगे, और यदि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है, अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो उसको असमर्थता कहेंगे, ठीक है जी। दोनों का वर्णन अनुच्छेद 124(5) में किया गया है। अब असमर्थता में अगर वह व्यक्ति असमर्थ है तो कहाँ पर उन पर जो है आरोप, जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो संसद में लाया जाएगा। आपको बताया था मैंने कि संसद में दोनों में से किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाते हैं तो कितने मेंबर होने चाहिए? 100। राज्यसभा में कितने होने चाहिए? 50। दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। यहाँ पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और लोकसभा में आपके 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये मैं आपको कल कंप्लीट करा चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद संसद के द्वारा जो से भी सदन में यह प्रस्ताव पास होता है, उसी सदन में कमेटी बनाई जाती है उसी सदन के द्वारा, और वह जांच करती है। और यदि जांच में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोषी पाए जाते हैं तो उनको 2/3 बहुमत से पास करके उस सदन को फिर दूसरे सदन को भेजा जाता है। और यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है वह प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यदि हो जाते हैं तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक, अभी तक भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया गया है। एक थे आपके वी रामास्वामी पर साबित कदाचार का आरोप सिद्ध हो चुका था, लेकिन दूसरे सदन में वह प्रस्ताव पास न होने के कारण
उनको उनके पद से नहीं हटाया गया था। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? ये मैं आपको कल करा चुका था, यहाँ तक का सभी ये टॉपिक मैं आपको करा चुका था। इसके बाद मैंने आपको बताया था तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और कौन से अनुच्छेद में हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। कल बताया था मैंने आपको तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दोनों के बारे में बताया था मैंने आपको कि दो तरह के और न्यायाधीश होते हैं आपके। एक आते हैं आपके तदर्थ न्यायाधीश, ये था आपका अनुच्छेद 127 हैं जी। इसके बाद दूसरे थे आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये था आपका आर्टिकल 128 यानी कि अनुच्छेद 128। इसमें क्या है देखा है, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है या एक निश्चित आकार जो होना चाहिए, जो निश्चित संख्या होनी चाहिए, जिसको आप कोरम या गणपूर्ति भी कह सकते हैं, कोरम या गणपूर्ति के हिसाब से जब न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट से वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाता है। और इन जो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्त किए जाते हैं ये तदर्थ न्यायाधीश, ये निश्चित रूप से रहते हैं, अपना बाकी का कार्यकाल भी वहीं पर करते हैं, और ये जो है इनको जो पावर होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, इनकी जो शक्तियाँ या पावर होती है, जो कार्य होते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के समान, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान होते हैं, यानी कि उनके बराबर इनको पावर दी गई है। ठीक है। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बताया था मैंने आपको कि जो न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो चुके हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको रिकॉल करके वापस बुलाया जा सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट में काम ज़्यादा है या जजों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बुलाया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। और एक निश्चित समय के लिए उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उन्हें कभी भी उनके पद से फिर हटा दिया जाता है जब काम समाप्त हो जाता है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता जो तदर्थ न्यायाधीश हैं। तो उनका वर्णन अनुच्छेद 127 में किया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वर्णन अनुच्छेद 128 में किया गया है। यहाँ तक का टॉपिक मैं कल कंप्लीट करा चुका था। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास नहीं देखी है, उसको जरूर देख लें। ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं और स्वतंत्रता है वे कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है, यानी कि अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का प्रावधान लिया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाएगी या उनको शक्तियाँ किस प्रकार से दी जाएगी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, देखिए नंबर 1 पे आता है मूल अधिकारिता, यानी कि मूल अधिकार क्या क्या हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार, क्या क्या मूल अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो प्रारंभिक अधिकार भी कह सकते हैं, इनको मूल अधिकारिता भी कह सकते हैं, ये या प्रारंभिक अधिकारिता भी कह सकते हैं, या क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मूल अधिकारिता क्या क्या मूल अधिकार हैं दिए गए हैं, क्या क्या जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। किस अनुच्छेद में है, सबसे पहली बात तो ये कि कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकारिता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिता का वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार, सबसे पहले जो प्रारंभिक अधिकार हैं, जो क्षेत्राधिकार हैं, वे कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यदि किसी 2 राज्यों या फिर ऐसा ले लो, यदि किसी राज्य व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद हो, मान के चलो कि उत्तर प्रदेश ही मान लो कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के अंतर्गत किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर कोई विवाद हो गया। ठीक है। या और भी कोई राज्य ले लो, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच यदि कोई विवाद होता है किसी मुद्दे को लेकर, तो उसका जो मुकदमा होगा
वो कहाँ पर दायर किया जाएगा। देखिए मान के चलो कि पश्चिम बंगाल के साथ कोई विवाद हो गया केंद्र सरकार का, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने की नौबत आ गई, तो कोर्ट में पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, उसको कहाँ पे लेके जाना, ना दिल्ली के हाई कोर्ट में जा सकते, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, यानी कि वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, क्योंकि भारत यानी कि राज्य सरकार या राज्य और केंद्र के बीच यदि कोई मुकदमा होता है, यदि कोई विवाद होता है, उन दोनों के मध्य कोई झगड़ा होता है, तो उसको लेकर कहाँ जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला तो ये मूल अधिकार ये हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं नंबर 2 पर, यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, मान के चलो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कोई विवाद हो गया, ठीक है, किसी भी मैटर को लेकर, या एक से अधिक राज्यों और भारत सरकार के बीच कोई विवाद होता है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर, यदि कुछ राज्यों व भारत प्लस राज्यों के बीच विवाद, मान के चलो कि कुछ राज्य एक साइड हुए और कुछ राज्य भारत सरकार की ओर मिल गए, तो यानी कि उस प्रकार का अगर कोई विवाद है, कुछ राज्यों प्लस भारत और राज्यों के बीच कोई विवाद है, तो वो भी मुकदमा आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, न कि हाई कोर्ट में, ओके। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं, यदि दो राज्यों के बीच विवाद, मान के चलो यूपी और बिहार के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उस प्रकार का विवाद भी किसी हाई कोर्ट में नहीं जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाएगा, ओके। इसके बाद मैंने आपको एक आता है नंबर 5 पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका नदी जल विवाद का जो मुकदमा है आपका, किस अनुच्छेद में दिया गया है, नदी जल विवाद है अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसका मुकदमा भी आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर नदियों के जल को लेकर कोई विवाद होता है, जैसे कि कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्यों के बीच में है, कावेरी जल विवाद आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद आपका आता है इसमें आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 4 राज्य हैं जिनको लेकर कावेरी जल विवाद चल रहा है। या आप एक और ले सकते हैं एग्जांपल, सरदार सरोवर बांध, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आपका इसको, सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है, कौन सी नदी पे है, ये आपका नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर आपका एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों के मध्य विवाद है इसके जल को लेकर, बांध की ऊंचाई को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी विवाद आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाएंगे। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 131 में, यदि किसी राज्य और भारत सरकार के बीच कोई विवाद होता है, तो वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 में, यदि एक या एक से अधिक राज्यों और भारत सरकार के बीच कोई विवाद होता है, तो उस प्रकार का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। नंबर 3 पे आता है कुछ राज्यों व भारत और कुछ राज्य, यानी कि कुछ राज्य भारत सरकार की ओर, ठीक है, और कुछ राज्यों ने अलग से अपना समूह बना लिया है, तो उनको लेकर अगर कोई विवाद होता है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे, यदि 2 राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है, तो उस प्रकार का विवाद भी उन राज्यों के हाई कोर्ट में नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाएगा। इसके बाद नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 के तहत ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद दूसरी अधिकारिता की बात करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 पे लिख सकते हैं आप, या बी करके लिख सकते हैं, रिट अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। मैंने आपको मूल अधिकारों में बताया था, एक आर्टिकल पढ़ाया था आपको, अनुच्छेद 32 रिट अधिकारिता।
यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कराई जा सकती है और 5 प्रकार की रिट दायर होती है। इसके बाद मैंने आपको वहां पर एक और बताया था कि हाई कोर्ट में भी रिट दायर कराई जा सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत रिट दायर कराई जा सकती है? तो वो था आपका अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट दायर कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए इसके बाद बात करते हैं सी या नंबर 3, अभिलेख न्यायालय। देखिए अभिलेख न्यायालय जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। अभिलेख न्यायालय 129 आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। क्या है अभिलेख न्यायालय? बता सकता है कोई बच्चा? अभिलेख न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। देखिए यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, यानी कि उसके अधीन जितने भी न्यायालय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन कौन से न्यायालय आते हैं? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और भी निचले जितने भी न्यायालय, तो ये सभी के लिए एक कानून के रूप में कार्य करेगा। उसका जो निर्णय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो निर्णय उसने जिस आधार पर दिया है उसी आधार पर वे भी निर्णय दे सकते हैं। यानी कि उनके लिए कानून के रूप में, निचले न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून के रूप में कार्य करता है वो निर्णय जो अभिलेख न्यायालय के तहत दिया जाता है। तो ये आता है आपका अभिलेख न्यायालय। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? देखो यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी विवाद को लेकर या किसी वाद को लेकर, मुकदमे को लेकर कोई निर्णय दिया जाता है तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य होगा। सभी को उसी के आधार पर वे निर्णय दे सकते हैं, यानी कि उसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं कि ये आपके जो है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वह कानून है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका है? अगर कोई दिक्कत है किसी के मन में तो बताया। मैंने बताया आपको कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यानी कि वह उनके लिए उसके आधार पर निर्णय दे सकते हैं कि उस मुकदमे में उस प्रकार का निर्णय दिया गया था, तो और अगर उसी को लेकर कोई उसी प्रकार का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है तो वे उसी के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। उनके लिए कानून के रूप में कार्य करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं, सी हो गया था, नंबर डी ले सकते हैं। इसके बाद डी में आता है आपका अपीलीय न्यायालय, यानी कि अपील जो करते हैं अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय क्या है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? देखिए अनुच्छेद 132 में अपीलीय न्यायालय का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 132 में अपीलीय न्यायालय का वर्णन किया गया। अपीलीय न्यायालय क्या है? देखिए अपीलीय न्यायालय का मतलब है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। मैंने आपको बताया कि भारत में एकल न्यायपालिका या इकहरी न्यायपालिका अपनाई गई है। और मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति अपना मुकदमा हार जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। तो उसी को अपील न्यायालय कहते हैं कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए यह अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपीलीय न्यायालय है, उनके लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? मैंने बताया आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे के मन में? देखिए यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मुकदमा हार जाता है तो वो अपील कर सकता है कहाँ पर? हाई कोर्ट में। और यदि हाई कोर्ट में भी हार जाता है तो कहाँ पे करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों के लिए, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सब के लिए अपीलीय न्यायालय है, वहाँ पर अपील की जा सकती है। क्लियर है? इसके बाद सलाहकारी अधिकार, ये सलाहकारी या सलाहकारी अधिकारिता भी कह सकते हैं। सलाहकारी अधिकार मैंने आपको बताया था कहाँ पे?
इसी चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति संविधान के संबंध में या किसी मैटर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहें तो वे उनसे सलाह ले सकते हैं, उन्हें अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में बताया था मैंने आपको, आपका यह था अनुच्छेद 143 143 सलाहकारी अधिकार, अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है, यदि राष्ट्रपति किसी मामले में, यदि राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगते हैं, या किसी आर्टिकल में, या किसी आप ले सकते हैं कि किसी अधिनियम पास किया गया है या कोई कानून पास किया गया है या प्रस्ताव पास किया है संसद में, उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि 5 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जाएगी और वह उनको, राष्ट्रपति को सलाह देंगे उसके संबंध में, यानी कि जो भी वाद वो होगा, जो भी वाद या विवाद होगा जिसके संबंध में राष्ट्रपति जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको दी जाएगी। वह पीठ उसकी जांच करेगी और उस बारे में उनको जो है सलाह देगी, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखो ये भी यहाँ पे याद रखना है, अनुच्छेद 143 कहता है यदि राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेना चाहें तो ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता। ओके, ये राष्ट्रपति को पावर है, ठीक है। तो और जी का सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह दे सकता है, ठीक है, अगर वे सलाह लेना चाहते हैं किसी विवाद पर, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा, उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उन्हें लगे ठीक है तो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगना चाहे या किसी प्रकार का कोई विवाद है, उस मामले में उनको सलाह चाहिए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो उस प्रकार की सलाह सुप्रीम कोर्ट उन्हें दे सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। नंबर 4 हो गया, 5 ले सकते हैं या डी के बाद ई लिख सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? देखिए, मैंने आपको बता दूं, अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है क्या ये? मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाद में कोई निर्णय दिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को लगे बाद में चलकर 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 6 माह बाद, या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी भी बाद में, मतलब निर्णय देने के बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यह निर्णय सही नहीं दिया गया है, तो वह उसको बदल सकते हैं। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। या फिर मान के चलो, एक तो ये हो गया, यानी कि अपने स्वयं के निर्णय को बदल सकते हैं, इस प्रकार की पावर है। या फिर दूसरा, संसद ने कोई बिल पास किया, संसद ने कोई बिल पास किया, कोई प्रस्ताव पास किया किसी के संबंध में, तो और वो दोनों सदनों में अलग अलग पास हुआ, राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए,
उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करा सकता है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। उस एक्ट की, उस प्रस्ताव की जांच की जा सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वह गलत है, जांच में गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि यदि संसद के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है और यदि वह बिल संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है, यानी कि उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस बिल की जांच कर सकता है, प्रस्ताव की जांच कर सकता है, या उसे रद्द कर सकता है। ओके, या फिर अपने स्वयं के निर्णय को भी बदल सकता है, या उसके बारे में जो है दोबारा से निर्णय ले सकता है। ओके, आपने देखा होगा, एक मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर कराया था मैंने आपको प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में एक मुकदमे, 2 मुकदमों के बारे में बात आई थी, 2 वाद आए थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन से वाद थे? एक वाद था आपका बेरूबारी संघवाद 1960 बेरूबारी संघवाद 1960। इसके बाद इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि संसद को पावर है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद दूसरा वाद आया, कब? 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल वाद, ये आया 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें करेक्शन नहीं करना है। ओके, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूलभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं करना है। तो यानी कि अपने निर्णय को बदलने की क्षमता है, अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने की क्षमता अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। कोई और न्यायालय या संसद उसके निर्णय को नहीं बदल सकती। या फिर आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ही क्षमादान वगैरह कर सकते हैं, बस उसके बारे में, ठीक है। और कोई और किसी को भी इस प्रकार की पावर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद न्याय पुनर्विलोकन हुई, कुछ और शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अन्य शक्तियां क्या क्या प्राप्त हैं इनको, सुप्रीम कोर्ट को? अन्य शक्तियों में आपका एक आपने सुना होगा, जो संविधान का संरक्षक जो है, इन्हीं को कहा जाता है अन्य शक्तियां। संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, जो संविधान की सुरक्षा करता है, जो संविधान की रक्षा करता है, वह आपका सुप्रीम कोर्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट ही भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसके बाद व्याख्याता करने का, यानी कि जो संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी इन्हीं को है। व्याख्या करने का अधिकार, मान के चलो कि संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें किसी धारा को लेकर कोई विवाद है या किसी मुद्दे को लेकर कोई विवाद है कि ये संविधान में इसका मतलब ये है। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनके कई मतलब निकलते हैं। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे विवाद के निपटारे के लिए भी ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इस शब्द का अंतिम निर्णय क्या है, कि इस शब्द का अंतिम अर्थ क्या मानना है। उस प्रकार की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को ही है, ठीक है। तो इस प्रकार की शक्तियां थी, ये जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं, इस प्रकार की सभी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। ओके, यहाँ तक अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो बताएं।
ये चैप्टर यहीं तक था आपका। भारतीय संविधान की शक्तियों के संबंध में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है सबको, उनके आर्टिकल बता दिए हैं सबके, ठीक है। तो यहाँ तक का अगर किसी के मन में कोई डाउट है किसी बच्चे के तो बताए। आज मैं ज़्यादा आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो बता दे, नहीं है तो ठीक है, क्लियर हो गया सभी का, ओके ठीक है। तो आज की वीडियो आप जो है यहीं पे समाप्त करते हैं हम, ठीक है, ओके नमस्कार।